अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन की लैब क्लास है, सो हम जावा में कुछ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अरेज को, उसके अलावा लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, यूजर इनपुट कैसे ली जाती है जावा में, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे, सो आपने अच्छे से समझना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अरेज और लेक्चर के एंड में आपके लिए कुछ टास्क भी हैं। ओके, जावा में ना अरे बेसिकली सेम टाइप के जो एलिमेंट्स है ना उनकी लिस्ट होती है, ठीक है। जैसे सिर्फ इंटीजर्स की लिस्ट या सिर्फ कोई हम कह दें बुलियन की लिस्ट। अरे बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो मेथड वन है ना, उसमें है कि हम न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हैं, जहां पहले साइज को डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू इंट 3, ठीक है। और फिर हर इंडेक्स पर वैल्यूज असाइन की जाती है, जैसे, और ये ना अरे जो होती है ना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। लाइक पहला इंडेक्स इसमें 0 होता है, फिर दूसरा 1, फिर तीसरा, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा इसका आसान तरीका ये है कि आप जो है वो हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखकर अरे बना दें। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है इंट मार्क्स एंड देन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 98, 98, 7 और 95, ठीक है। हम इसकी ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, जावा में जो हमारे पास क्लास का नाम होता है वही हमारी फाइल का नाम भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास नेम अरे है तो फाइल का नाम भी अरे डॉट जावा ही है, ठीक है, जावा एक्सटेंशन है। फिर हमारे पास है पब्लिक क्लास है, यानी यहाँ पब्लिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, यानी कि कहीं से भी एक्सेसिबल है। ओके, जावा में आपके पास ना जो पब्लिक क्लास का नाम है वही फाइल का नाम होना चाहिए हर दो सूरत। अगर आप यहाँ पे आप ट्राई करिएगा, आप कुछ और लिखेंगे ना आपको एरर आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये मेन मेथड सिग्नेचर होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन ना क्लास के साथ बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। मतलब हमें मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेवीएम जो है ना वो डायरेक्टली क्लास के थ्रू मेन फंक्शन को कॉल करता है। ओके, वॉइड का मतलब आपको पता है कि फंक्शन यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हम बस कोड को एग्जीक्यूट करें और सिंपली हम जो है ना प्रिंट करवा रहे हैं अपना रिजल्ट, कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, मेन फंक्शन के स्पेशल नाम है और यहाँ से हमारा जावा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का मैंने आपको बताया था कि ये कमांड लाइन से जो है ना इनपुट लेने के लिए यूज होता है। कमांड लाइन से आपके पास ये जो है वो आप इसमें ले सकते हैं, कोई जैसे आपने कोई भी इनपुट लेनी है इसके स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। ओके, अच्छा, फिर ये डबल स्लैश में कमेंट है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। फिर हमारे पास है इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट, हमारे पास मेथड वन, ठीक है, एंड देन मेथड टू। अब देखें इंट मार्क्स इक्वल्स टू न्यू इंट 3, यहाँ पे ना हमने एक इंटीजर अरे डिक्लेयर की है, ठीक है, जिसका नाम है मार्क्स, ठीक है। न्यू इंट 3 का मतलब है अरे में 3 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं। अगर जहां यहाँ पे जो आप साइज डिफाइन करेंगे ना उसी के मुताबिक आप उसके लिए वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास स्टैटिक अरे है, डायनेमिक नहीं है। ओके, फिर 0 पे आपके पास 0 इंडेक्स पे 97 आया, 1 पे 8, 98, 2 पे 95। ओके, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मार्क्स आर, ये जो है ना ये स्क्रीन पर टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज होती है। सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि मार्क्स आर। फॉर लूप को हम अभी आगे आने वाली लूप को स्टेटमेंट्स जो स्लाइड से उनमें भी डिस्कस करेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है। बट आप यहाँ पे देखिए फॉर जो है वो कीवर्ड है फॉर लूप के लिए, ठीक है। और लूप बेसिकली वो काम कर रही होती है जहां वो टास्क परफॉर्म करती है जहां हमें कोई चीज रेपिटेडली चाहिए, रेपिटेशन चाहिए, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन
ये सेमीकोलन, ये यहाँ पे जो लेस देन है ना, ये आई लेस देन मार्क स्टार्ट लेंथ का मतलब ये टेस्ट कंडीशन है, एंड देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स आई। यहाँ पे ये जो लूप है ना, आई इक्वल्स टू 0, मतलब कि लूप 0 से स्टार्ट हुई है। आई लेस देन मार्क स्टार्ट लेंथ, लूप तब तक चलेगी जब तक एक ही एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। और हर इटरेशन में ना इसको एक से इंक्रीमेंट करता है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ये जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स आई, लूप की बॉडी में हर आइट्रेशन में अरे एक एलिमेंट जो है वो प्रिंट करेगा। पहली में 97 आ जाएगा, दूसरी में ये, तीसरी में ये, ठीक है। अब आप अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट को देखें तो जस्ट वेट, ये मार्क्स आर 97, 98, 95, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से जावा में अरे जो है वो काम कर रही होती है। ओके, अब हम आते हैं वापस से कहाँ है स्लाइड की तरफ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग जावा में ना ये जिसे हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे कंपैटिबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं या उसको असाइन करते हैं। कंपैटिबल ये जो मेंशन है ना, ये कंपैटिबल बेसिकली होता है कि दोनों टाइप्स नंबर बेस्ड, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये कि दोनों टाइप्स का नंबर बेस्ड होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इंट, फ्लोट, डबल, क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यूज को ही आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी नंबर को बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें बात आती है इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग की। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो होती है ना, ये जावा खुद ऑटोमेटिकली करता है। कैसे? बिना इसमें ना कोई प्रोग्रामर वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब देखें, ये तब होती है जब छोटी टाइप जैसे कि इंट को बड़ी डेटा टाइप जैसे कि फ्लोट में असाइन किया जाए, क्योंकि बड़ी टाइप जो होती है ना उसमें ज्यादा स्पेस होती है और वो छोटी वैल्यू को इजिली होल्ड कर सकती है। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा है फ्लोट प्राइस 100.00f, int GST equals to 18, float final price equals to price plus GST। जावा ऑटोमेटिकली जीएसटी इनको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है ताकि दोनों वैल्यूज सेम टाइप की हो जाए। ओके, अब ये करते क्यों है? बेसिकली कैलकुलेशंस को स्मूथ करने के लिए, ठीक है। जीएसटी यहाँ पे जो है ना, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स, ऐसे सिंपल सा कोई हमने जो है वो वेरिएबल लिया। ओके, अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग की। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में प्रोग्रामर खुद जो है ना मेमोरी टाइप कन्वर्जन करता है। जब हम बड़ी टाइप यानी कि फ्लोट को किसी छोटी टाइप जैसे कि इंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें डेटा लॉस का चांस होता है, इसलिए जावा खुद ये ऑटोमेटिकली नहीं करता। जैसे यहाँ पे ना फ्लोट जीएसटी 18 एंड देन इन प्राइस 100, ठीक है। अब इससे जीएसटी लिखकर ना इन जीएसटी लिखकर यहाँ पे हमने इन फाइनल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस इन जीएसटी, इसमें हमने लिखा, ठीक है, लिखकर इसको इन में कन्वर्ट किया। अब इससे क्या होता है, डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाता है। फिर इन फाइनल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस, मतलब इसमें कैलकुलेशन होती है और रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है, साथ में इसकी एग्जांपल्स भी मेंशन है। देन कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इक्वल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। फिर है लॉजिकल एंड और नॉट। लॉजिकल एंड दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होता है, अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक है। दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू, और में एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और नॉट इन्वर्टर होता है, बेसिकली 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ क्लास की। जावा में मैथ क्लास ना एक हम कहते हैं कि ये बिल्ट इन हेल्पर की तरह काम करती है। बेसिकली ना ये जो है वो रेडीमेड मैथमेटिकल फंक्शंस देती है,
मतलब हम खुद लॉजिक लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, बस फंक्शन कॉल करते हैं सिंपली और जो है ना काम हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे लिखा है ना मैक्स, मेन आपको नाम से ही क्लियर होगा, फंक्शन मैक्सिमम है ना, इंट ए 20 बी 20, तो मैथ डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, इसमें से मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा, मैथ डॉट मेन मिनिमम को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और मैथ डॉट रैंडम, ये फंक्शन रैंडम नंबर जैसे कि यहाँ पे जैसे 0 से लेके 1 तक या कहीं जो आपने स्पेसिफाई किए उनको जनरेट करता है। जब हम इंट मैथ डॉट रैंडम जो स्टैटिक 100 है ना ये लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 0 से 1 तक भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया 100 तक या 1000 तक, इसका मतलब 0 से 99 तक रैंडम नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। जैसे कि कोई लकी ड्रा में, कोई गेम्स वगैरह में या किसी पासवर्ड वगैरह में यूज होती हैं चीजें, ओके। फिर है टेकिंग इनपुट, इसका हम कोड भी देखेंगे, ठीक है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। टेकिंग इनपुट जावा में जब हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं ना, तो जैसे कीबोर्ड हम सिंपली जैसे यूजर टाइप करें कुछ, ठीक है, आउटपुट में, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ना यूजर से मतलब इनपुट ले रहे, जैसे अभी हमने जो कोड रन किया था ना अरे वाला, उसमें हमने यूजर से कोई इनपुट नहीं ली थी, सिंपल हमें एक कोड शो हो गया था, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इम्पोर्ट जावा, ठीक है, और स्कैनर को हमें ना स्कैनर को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसके लिए ये जो स्कैनर है, और यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है। इसका मैं कोड ओपन करती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका कोड है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले जो है इम्पोर्ट कीवर्ड के थ्रू हम स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। स्कैनर जो है वो एक हम कहते हैं कि क्लास कीवर्ड जो है ना, स्कैनर जो क्लास है वो कीबोर्ड से यूजर से इनपुट लेने के लिए जावा में एक बिल्ट इन क्लास है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास का नाम इनपुट एग्जाम्पल है, फाइल का नाम भी ही होना चाहिए, ओके। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस स्कैनर को इम्पोर्ट ना करें ना, तो हमें कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये आपको क्लियर है ऑलरेडी, मेन मेथड सिग्नेचर को भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। अब हम बात करते हैं स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम इन की। यहाँ पे ना हमने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है, हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट sc बना रहे हैं। सिस्टम डॉट इन जो है ना, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेना, ठीक है। अब sc ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या लाइन इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये इंटीजर लेने के लिए, ठीक है, मतलब ये मैसेज डिस्प्ले होगा, सॉरी, एक आप इंटीजर यूजर इंटीजर एंटर करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है ना इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये जो लाइन है ना, ये यूजर से इंटीजर इनपुट लेती है और n वेरिएबल में स्टोर करती है। इंट नेक्स्ट इंट, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट के साथ। फिर जो दूसरी टाइप आपने अगर फ्लोट लेनी है तो sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट के साथ। फिर इसी तरह से sc डॉट नेक्स्ट जो भी आपने कोई टाइप लेनी है, कोई सेंटेंस है, कोई लाइन है, ठीक है। अगर यूजर नंबर के अलावा कुछ टाइप करेगा ना, तो अभी हमने एक फर्दर स्लाइड्स में देखना था वो कंसेप्ट कि एक उसको ना मिसमैच एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, कि आप जो है कोई वो वही इंटर करो, फ्लोट इंटर करो या अपना नाम लिखो, ठीक है। तो यूजर को जो है ना हम यहाँ पे एक सिंपली प्रॉम्प्ट दे देंगे एक्सेप्शन से रिलेटेड, ठीक है। फिर है फ्लोट a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट फ्लोट मेथड फ्लोट इनपुट लेता है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, डेसिमल या इंटीजर दोनों एक्सेप्ट कर सकता है और a वेरिएबल में उसको स्टोर कर देगा। इंटीजर को n में,
इसको ए में, या अपनी मर्जी का भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। फिर कोई नाम उसने एंटर करना है अगर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम ले लें। फिर इसको जो है ना एससी डॉट नेक्स्ट में नेम भी आप एससी डॉट नेक्स्ट कर लें, ठीक है। फिर एससी डॉट नेक्स्ट लाइन कंज्यूम लेफ्ट ओवर न्यू लाइन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखें, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ना एससी डॉट नेक्स्ट, सिंगल वर्ड स्ट्रिंग लेता है, ये वाला जो है ना, ये सिंगल स्ट्रिंग को लेता है स्पेस से पहले का वर्ड, ठीक है। अगर यूजर ने सपोज करते हैं लिख लिया, क्या लिखा, अलीहान, ठीक है। ये क्या करेगा, ये तो सिर्फ ये अली स्टोर होगा इस नेम में, ठीक है। स्पेस से पहले पहले वाला ये स्टोर करता है, ओके। फिर है एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये क्या करता है, ये वाला जो है ना इस खान को भी स्टोर करेगा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट इन के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं तो स्कैनर के अंदर एक लेफ्ट ओवर बैकस्लैश होता है, एन होता है, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट जो है ना वो ब्लैंक ही रीड करेगा, ओके। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक सेंटेंस हम यूजर से ले रहे हैं, स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, यानी कि सिंपल यूजर को प्रॉम्प्ट शो होगा सेंटेंस का। फिर स्ट्रिंग लाइन जो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन है, स्कैनर का नेक्स्ट लाइन पूरी लाइन इनपुट लेता है और लाइन वेरिएबल में स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है ना पूरी लाइन को स्टोर करेगा, इसमें कोई लेफ्ट ओवर वाला केस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये सिंपली एक जो है वो डिस्प्ले होगा कि यूजर ने ये एंटर किया, फिर ये एंटर किया, फिर ये, मतलब उसके जो जितनी चीजें उसने एंटर की है ना उसको शो होंगी सब, ठीक है। सबसे पहले हमने एन, वो जो नंबर था वो, फिर ए में हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर करवाई, नेम, फिर लाइन, फिर सेंटेंस, इस तरह से, ठीक है। बैकस्लैश इन बेसिकली हम यूज करते हैं, ये जो है ना ये इसको कहते हैं कोई चीज escape sequences, escape sequence, यस। आउटपुट बेसिकली ना ये स्क्रीन की आउटपुट को हैंडल कर रहा होता है कि वो किस तरह से शो होगी, हैंडल नहीं करता, उसकी जो प्रेजेंस है ना लाइक न्यू लाइन में ये चीजें शो होंगी, ठीक है। प्लस जो है ना यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए, और ये जो बैकस्लैश है ये कोट्स में सेंटेंस को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अभी हम एससी डॉट क्लोज का मतलब है कि स्कैनर ऑब्जेक्ट को ये सिंपली क्लोज करता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ना रिसोर्सेज को लाइक सिंपली रिलीज करना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए भी हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं ताकि आपको ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। यहाँ पे देखिए अब यूजर से पूछा जा रहा है इंटर इंटीजर, मैं एंटर कर लेती हूँ 5, कहाँ एंटर कर दिया, यहाँ पे करना है 5, ठीक है। फ्लोट है तो 7.8 कर देते हैं, योर नेम है तो यहाँ पे मैं एंटर कर लेती हूँ अपना नाम, ठीक है। इंटर सेंटेंस एससी 5th, ये कोई सेंटेंस तो नहीं है लेकिन चले, लैब क्लास, ओके। और फिर यहाँ पे हमें ये शो हो गया यू एंटर्ड 5 7.8, मेरा नाम आदर्श होगा, क्यों, ये हम ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं कि वो स्पेस से पहले वाला डेटा लेगा, आगे वाला जो है वो लेफ्ट ओवर केस में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने स्लाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमने टेकिंग इनपुट को देख लिया, अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगी, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट्स कंडीशनली, यानी कि ये कंडीशन की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रही होती है। और इसमें ना जो सबसे बेसिक है वो इफ सिलेक्शन है। अगर इफ एज ग्रेटर देन 18 मैसेज प्रिंट हो जाए दिस इज एन अडल्ट, ठीक है। एल्स के केस में दिस इज नॉट एन अडल्ट, मतलब इफ का केस खाली भी होता है, इफ स्टेटमेंट भी होती है, सिर्फ इफ में खाली इफ होती है और इफ एल्स में
सपोज करते हैं कि इफ स्टेटमेंट फॉल्स है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एल्स का केस रन हो जाता है, ठीक है। फिर है स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच है ना वो लॉन्ग इफ के लिए भी यूज होती है, लाइक उनके अल्टरनेटिव में भी ये यूज हो जाती है। इसमें ना हम मल्टीपल केसेस को हैंडल कर रहे होते हैं, मल्टीपल केसेस यूज करते हैं, जैसे कि डेज ऑफ द वीक, या फिर जो है ना मंथ्स को डिस्प्ले करने के लिए, कुछ मल्टीपल केसेस को डिस्प्ले करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट केसेस होते हैं, केस 1, देन डिस्प्ले करवाना, मंडे है, ब्रेक है, इससे निकलने के लिए केस 2। मैं आपको बताती हूँ सारा केस और ब्रेक को अगेन डिटेल में भी, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको शो करने के लिए यूज होती हैं सिंपली, ओके। और इसका अल्टरनेटिव वो भी है जिसको मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, इफ एल्स इफ, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो सकती हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसमें जो थी ब्रेक की बात करते हैं। देखिए जो लूप्स में इनको ना बेसिकली हम लूप्स में यूज करते हैं ताकि जो हमारा फ्लो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे, यानी कि हम जो प्रोग्राम का सिंपल जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है ना उसको हम बरकरार रखें। कैसे? दो इसकी मेन टाइप्स हैं, एक है ब्रेक और दूसरी है कंटिन्यू। अब देखिए ब्रेक जो है ना लूप से एग्जिट करने के लिए यूज होती है, यानी कि आगे जो आइटरेशंस हैं वो फर्दर ना हो, जबकि कंटिन्यू जो होती है ना वो करंट आइटरेशन को स्किप कर देती है और नेक्स्ट पे मूव कर जाती है। ये जो है वो सिंपल लूप्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का काम है करंट आइटरेशन को स्किप करना और लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे जंप करना। मतलब जब कॉन्टिन्यू एग्जीक्यूट होती है ना तो उस आइटरेशन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, लूप जो है ना इंस्टेंटली नेक्स्ट साइकिल में चली जाती है। जैसे यहाँ पे है फॉर इफ आई मॉडुलस 3 = 0 कंटिन्यू सिस्टम डॉट, यानी इस केस में क्या होगा, लूप जो हमारी स्टार्ट हुई ना कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर तो आई 3 से डिवाइड होता है, अगर तो ट्रू है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और लूप इमीडिएटली नेक्स्ट आई पे चली जाएगी, ठीक है। अगर फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना इसका काम है लूप को फौरन रोक देना। जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाती, लूप की बाकी आइटरेशंस एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। कंट्रोल जो होता है ना वो लूप के बाद वाले फर्स्ट स्टेटमेंट में चला जाता है, जैसे यहाँ पे ब्रेक, अगली स्टेटमेंट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सिंपल सा कोड है, इफ आई इक्वल्स टू 11 देन ब्रेक एंड देन डिस्प्ले ये मैसेज, ठीक है। अब देखें लूप यहाँ पे स्टार्ट हुई, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, इफ आई लेस देन इक्वल्स टू 20 ट्रू तो लूप कंटिन्यू होती जाएगी जब तक कि ये कंडीशन ना हो जाए 11 वाली, ठीक है। अब देखें जब ये कंडीशन हो जाएगी ना तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप स्टॉप कर देगी प्रोग्राम को, कंट्रोल लूप के बाद वाली फर्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं लूप्स की, ये हम ऑलरेडी अरे बड़े कोड में देख भी चुके हैं। लूप बेसिकली जो है ना हमने जहाँ पे कोई रेपिटेशन परफॉर्म करनी, जैसे हमने कोई टेबल प्रिंट करवाना हो, कोई ऐसे काम करने हो जहाँ पे हमें एक ही चीज बार बार चाहिए, ठीक है। तो वहां पे हमें लूप्स का कुछ कंसेप्ट है ना हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेट को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर बॉडी ऑफ लूप, ओके। यहाँ पे हमारे पास है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का काम है एक जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना उसको तब तक रिपीट करना जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। यानी इसमें पहले व्हाइल कंडीशन चेक होती है, अगर तो ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर जो वापस कंडीशन चेक होती है जब कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है।
फिर जो डू वाइल लूप है ना, इसमें क्या होता है, ये डू कीवर्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है। और डू वाइल के जो केस है, इसमें बेसिकली एक चीज इंटरेस्टिंग होती है कि डू वाइल पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करती है, फिर कंडीशन ब्लॉक चेक करती है। इसलिए बॉडी कम से कम एक बार जो है ना वो जरूर एग्जीक्यूट होती है। इसमें ये अपनी चीज याद रखनी है, ठीक है, अक्सर ये पूछी जाती है। अच्छा, फिर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका हम जो है वो कोड भी देखेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। बेसिकली रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। मतलब प्रोग्राम जो है ना वो नॉर्मल वे में टर्मिनेट हो, यूजर को फीडबैक मिले, टर्मिनेट ना हो बल्कि यूजर को फीडबैक मिले कि प्रोग्राम क्रैश ना हो, यूजर को पता चले कि उसने क्या किया है, क्या मिस्टेक कर दिया उसने, ठीक है। तो इसके लिए ना ट्राई और कैच कीवर्ड्स यूज होते हैं। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जहां एरर आने के चांस हो, ठीक है, जैसे अरे या फाइल एक्सेस करना कोई। अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन अगर होती है ना, तो कंट्रोल फौरन कैश ब्लॉक में चला जाता है। और कैश ब्लॉक में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि एक्सेप्शन होने पर क्या एक्शन लेना है। जैसे यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले हो कि प्रोग्राम जो मतलब कोई प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो कि आपने सपोज करते हैं अरे आउट ऑफ बाउंड्स या अरे आउट ऑफ इंडेक्सेस आपने इंटर कर दिए, 3 इंडेक्स थे, जैसे यहाँ पे 3 इंडेक्सेस हैं, तो आपने जो है ना जो 4 लिख लिए, 0 1 2 इंडेक्स, यहाँ 2 तक इंडेक्सेस हैं, तो यहाँ पे यूजर ने अगर 4 लिखा है तो दैट मीन्स कि उसको एक प्रॉपर एक्सेप्शन शो होनी चाहिए। ओके, इसका हम कोड देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग बेसिकली यूज की जाती है कि यूजर प्रोग्राम क्रैश ना करे और यूजर को एक प्रॉपर फीडबैक मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल वही कोड है, ठीक है। अरे के लिए ट्राई ब्लॉक में मतलब ट्राई ब्लॉक में हमने ट्राई ब्लॉक ये काम करता है कि जो है ना इसमें वो कोड लिखा होता है जहां एरर आने का चांस होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये जो है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट मार्क्स 4, तो इस अरे के इंडेक्सेस इतने नहीं है। कैश ब्लॉक में ये जो एक्सेप्शन है उसको कैश किया जाता है, यानी कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, यानी कि उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। इससे उसको यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि एक एक्सेप्शन यहाँ पे आई थी, आपने जो इंडेक्स एंटर किए वो नहीं है, या अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड है, ठीक है, या इनवैलिड इंडेक्स है, कुछ इस तरह से। ओके, इसका फायदा ये होता है कि ये ना हमें रन टाइम एरर्स को हम बहुत ज्यादा ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, यूजर जो है वो सेटिस्फाई रहता है, ठीक है, यूजर भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। ओके, फिर हम बात करते हैं मेथड्स एंड फंक्शंस की, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमने देख लिया। मेथड्स फंक्शन बेसिकली वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम जो कोई स्पेसिफिक काम करता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। फंक्शंस इसलिए यूज बेसिकली उनका पर्पस ये है कि सेम कोड हमें लिखना ना पड़े, जो कोड एक बार हमने लिखा उसको हम रीयूज कर सकें, और उसके थ्रू आपका टाइम भी बचता है, आपकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान होती है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई चेंज करना है तो सिर्फ फंक्शन में चेंज करना होगा, और वो चेंज जो है ना ऑटोमेटिकली हर जगह अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपका जो कोड होता है वो भी बहुत ज्यादा रीडेबल लगता है इसके थ्रू, ठीक है। सिंटैक्स है इसका फंक्शन डिक्लेरेशन, हाँ ये लिखा है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर n एंड फंक्शन बॉडी। रिटर्न टाइप बेसिकली ये बताता है कि फंक्शन का जो आउटपुट है ना उसकी टाइप क्या होगी। फिर ये सिंपली फंक्शन का नाम बताता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल करेंगे। पैरामीटर्स बेसिकली इनपुट वैल्यूज जो फंक्शन में भेजी जाती हैं, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी आ जाती है, ठीक है। जो रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न टाइप होती क्या है, एक डेटा टाइप होती है जो फंक्शन को
रिटर्न करती है, ठीक है। मतलब अगर फंक्शन किसी काम के बाद कोई वैल्यू देना चाहता है तो रिटर्न टाइप डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ये एड इन num1 या num2, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, यहाँ ऐड फंक्शन दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, ठीक है, और सम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सम भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए रिटर्न टाइप इंट होगी, ठीक है। वॉइड फंक्शन जो होता है वो अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ काम करता है, तो रिटर्न वॉइड होता है, जैसे भी हमने कुछ प्रोग्राम्स में देखा, ठीक है। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंक्शंस की, मेथड्स की, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अब आपका फंक्शन बनाते वक्त ना रिटर्न टाइप डिफाइन करना जरूरी है, ओके। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो, नहीं कुछ रिटर्न कर रहा तो आप जो है वो, अगर वो कुछ नहीं रिटर्न कर रहा ना तो फिर ठीक है, फिर आप वॉइड कर दें। लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है तो जो वैल्यू है, सपोज इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो वो आपने लिखनी होती है, ओके। बेसिकली ना ये काम इसलिए हो रहा होता है कि सिस्टम को समझाया जाता है कि फंक्शन की कॉल करने के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे आपका टास्क 1 है, ठीक है, क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास इन जावा विद एट्रीब्यूट्स, साथ कुछ मेंशन है, और ये सारी वही चीजें जो हम कर चुके, कुछ नया नहीं है, ठीक है। और ये टास्क 2 है आपके पास, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी हमने जो है ना इसके बारे में भी आज हम पढ़ चुके हैं, ओके। सो ये आपने दोनों टास्क परफॉर्म करने, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।